स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आप लोगों ने स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में लैंड यूज़ पैटर्न पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बारे में सुना था। और स्टूडेंट्स को अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि किस ज़मीन को नेट सोन एरिया कहा जाएगा और किस ज़मीन को ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहा जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले इसी पर डिस्कस करेंगे। तो नेट सोन एरिया वैसी ज़मीन को कहा जाता है जो एक्चुअली में एक कंट्री के अंदर अवेलेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए। इन अदर वर्ड, नेट सोन एरिया इज़ द एरिया एक्चुअली अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वहीं दूसरी तरफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वैसी ज़मीन को कहा जाता है जिसमें एक साल में एक से ज़्यादा बार क्रॉप को उगाया गया है। इन अदर वर्ड, वी कैन से दैट area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area। नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को हम लोग एग्ज़ाम्पल के थ्रू और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2012-13 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल नेट सोन एरिया 139.93 मिलियन हेक्टेयर था। वहीं 54.47 मिलियन हेक्टेयर ऐसी ज़मीन थी जिस पर एक से ज़्यादा बार खेती होती है। तो इन दोनों का ऐड यानी टोटल हो जाता है 194.40 मिलियन हेक्टेयर। ये ज़मीन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या ग्रॉस सोन एरिया कहलाएंगे। In other word, we can say gross cropped area is the total area sown once as well as more than once in a particular year. When the crop is sown on a piece of land for twice, the area is counted twice in gross cropped area. On the other hand, net sown area is the area sown with crops but is counted only once. If we deduct net sown area from gross cropped area, what we find is those areas where crops are cultivated for more than once in a particular agricultural year. Now the next topic, that is land degradation and conservation measures। अब ये क्वेश्चन है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड को डिग्रेड करना, लैंड की क्वालिटी को ख़राब करना, लैंड को बिगाड़ना। ये जो है इंडिया में कई अलग अलग वजह से हो रहे हैं। इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन का जो रूट काउज़ है वो है माइनिंग। यहाँ पर माइनिंग की जाती है। माइनिंग करने के दौरान ज़मीन को खोदा जाता है और जब माइनिंग कर ली जाती है तो उसको वैसे ही छोड़ के जो है माइनिंग इंडस्ट्री चली जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि लैंड डिग्रेड हो जाती है। उसी तरह से कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का जो मेन काउज़ है वो है ओवर इरिगेशन। यहाँ पर वाटर की सप्लाई अच्छी है, इसलिए यहाँ पर अक्सर खेतों में पानी बहाया जाता है और पानी को बहाने के दौरान एक्स्ट्रा पानी चला जाता है और जिससे मिट्टी की ऊपरी लेयर वो बह जाता है और लैंड डिग्रेड हो जाता है।
वहीं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न ओवर ग्रेजिंग है। यहाँ पर जो जानवर ग्रेस करते हैं तो वो घास को जड़ से उखाड़ देते हैं, और ये घास के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को होल्ड किए रहती है। तो जब ग्रेजिंग होते हैं तो ये सारे घास ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी को लूज़ हो जाती है, और जब बारिश होती है तो फिर ये बह जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में लैंड के डिग्रेड होने का अलग अलग रीज़न्स है। जैसे एक रीज़न हो गया हमारा माइनिंग एक्टिविटी, वहीं दूसरा रीज़न है ओवर इरिगेशन, और तीसरा रीज़न है ओवर ग्रेजिंग। इसके अलावा कुछ और भी काउजेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन एरियाज़ में सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है तो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है, और ये लाइमस्टोन के डस्ट जो हैं एयर में, इन्वायरमेंट में उड़ते रहते हैं, और धीरे धीरे ये मिट्टी पर आकर के जम जाते हैं। तो ये जब ये जम जाते हैं तो मिट्टी को वाटर एब्जॉर्ब करने का जो क्वालिटी होती है उसमें दिक्कत होती है, वाटर को इन्फिल्ट्रेट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर लैंड डिग्रेड हो जाती है। इसके अलावा जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ है तो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को बहाया जाता है। तो इसको या तो रिवर में बहाया जाता है या नहीं तो किसी खुले एरिया में पानी को बहा दिया जाता है। ये वाटर जो होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं और ये बहुत तरह से नुकसानदेह होते हैं, और जब ये वाटर बहते हैं तो इससे लैंड क्या होते हैं, डिग्रेड। तो हम लोगों ने अब तक लैंड डिग्रेडेशन के 5 डिफरेंट रीजंस को जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनिंग है, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर इरिगेशन है, सीमेंट इंडस्ट्री है, और साथ ही साथ जो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। अब सवाल है कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को किस तरह से कंजर्व करें, किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन को बचाएं, लैंड को बर्बाद होने से किस तरह से बचाया जा सकता है। तो जो रीज़न्स है उसको ही हमें सुधारना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन एरिया में माइनिंग हो रहे हैं तो माइनिंग एक्टिविटी करने वाली कंपनी को ये कहा जाना चाहिए कि वो लैंड को डिग्रेड होने से कम नुकसान पहुँचाए, और अगर जो नुकसान हो जाए उसकी भरपाई हो सकती है तो करे। उसके अलावा जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रहा है तो ओवर ग्रेजिंग को भी चेक किया जाना चाहिए। जहाँ पर ओवर इरिगेशन हो रहा है तो उसको भी चेक करना चाहिए। इन सब मेजर्स से हम लोग लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर को पॉल्यूटेड वाटर को बहाया जाता है, उसको चेक किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पर इंडस्ट्री है सीमेंट की तो वहाँ पर भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि लैंड डिग्रेड कम से कम हो। तो इस तरह से हम लोग इन सब मेजर्स को अपना करके लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं।